सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिमी एशिया में वर्तमान घटनाक्रम और उसके वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जी श्रीवास्तव। पश्चिमी एशिया में हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इन हालातों पर है और साथ ही साथ भारत और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या व्यापक असर होने वाला है, ये जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। न सिर्फ सरकारें बल्कि जनता और साथ ही साथ निवेशक ये जानना चाहते हैं कि ये हालात अब क्या रुख करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी रहने के बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने आज तड़के ईरान से दागी गई मिसाइल को रोकने के कुछ ही समय बाद ईरान पर नए हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने इजराइल के करमनशाह प्रांत में सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर और शस्त्रागार पर हमला किया। इस ऑपरेशन में 15 से अधिक युद्धक विमानों ने भाग लिया। ईरान ने भी इजराइल में मिसाइलों और ड्रोन हमले किए, जिनसे कई शहरों में धमाके सुनाई दिए। दूसरी ओर ईरान की संसद ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से मंजूरी दे दी है, परंतु अंतिम कदम ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी का इंतजार है। इस बीच अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कथित तौर पर जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए संभावित नौसेना टकरावों की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कोई भी निरंतर बंद वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए अस्तित्वगत खतरा पैदा करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संबंधों में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचे। समाचार कक्ष से मैं दीक्षा सक्सेना। इन्हीं सब जरूरी मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद। फिलहाल पश्चिमी एशिया के हालात क्या हैं और आपके मुताबिक ये किस तरफ जा रहे हैं? पश्चिमी एशिया में हालात बड़े ही गंभीर हैं। खास तौर से अमेरिका ने जो वार किया है ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, इसके बाद कल ईरानियन मजलिस ने फैसला किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जो हॉर्मुज की खाड़ी है जी, उसमें जहाजों के आने जाने को रोक दिया जाए। ये उनका रिकमेंडेशन है। आखिरी निर्णय जो है वो उन्होंने सुप्रीम लीडर पे छोड़ रखा है। तो इसके मतलब कि अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है कि ये स्थिति ना सामने खड़ी हो, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ईरान को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, पहले इजराइल के आक्रमण से और उसके बाद ईरान के आक्रमण से। तो वहां बड़ा आक्रोश है और ये किसी भी नेता के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो कुछ ना करें, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि इससे उनके जो खाड़ी देश में जो अरब मित्र हैं उन पे भी असर आएगा। और मेरे ख्याल से ये कदम अगर कभी हुआ तो ये लास्ट रिजॉर्ट होगा और बहुत ही सोच समझ के और बड़ी ही कठिन परिस्थिति में ईरान करेगा। मगर मुझे अभी भी विश्वास है कि अगर ईरान पे और अटैक ना हो, अगर उनको और ज्यादा क्षति ना पहुंचाई जाए, तो हो सकता है वो ऐसा कदम ना उठे। एम्बेसडर श्रीवास्तव, लगातार जितने भी दुनिया भर के नेता हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि अमरीकी जो कदम उठाए गए, B-2 बॉम्बर्स का जो इस्तेमाल किया गया वो सही था, लेकिन साथ ही साथ सीज फायर के बारे में भी बोला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अब यूएस, ईरान, इजराइल का इसके बाद क्या कदम होंगे जो वो उठाएंगे, और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या असर पड़ सकते हैं? देखिए, इजराइल तो लगातार आक्रमण करता जा रहा है ईरान जी। यूएस ने कहा है कि अगर कि ईरान को बातचीत के लिए वो तैयार हो जाए बिना शर्त। ये ऐसी चेतावनी या शर्त है जो शायद ईरान ना एक्सेप्ट करे। अगर ये
इस स्थिति में ऐसे ही चढ़ाव आता रहा तो, और खास तौर से अगर हॉर्मुज की खाड़ी से तेल या एलएनजी के निर्यात पे रुकावटें पड़ी तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा, और न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी से विश्व का 20% तेल और करीब करीब 30 या 35% एलएनजी निकलता है। 20% तेल निकलने के मतलब है इस समय तेल का वैश्विक स्तर पे उत्पादन करीब 100 मिलियन बैरल पर डे से ऊपर है। इसके मतलब इसकी पूर्ति के लिए हमें किसी और स्रोत से 20 मिलियन तेल की जरूरत होगी। कोई भी ऐसा देश या स्रोत नहीं है जो 20 मिलियन तेल की पूर्ति कर सके। कुछ हद तक ये जरूर है कि अगर ये खाड़ी से तेल के आने जाने में रुकावट हुई तो सऊदी अरेबिया और यूएई की पाइपलाइंस हैं जो वेस्ट में जाती हैं ओवरलैंड, मगर उनकी क्षमता काफी कम है, वो इस नुकसान की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में तेल के दाम में काफी बढ़ोतरी पड़ेगी, और जहां तक मेरा ख्याल है इसका बड़ा नुकसान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। भारत पे कहाँ तक असर पड़ेगा? भारत में जो हमारा तेल के दाम में $1 की बढ़ावट से भारत का तेल के आयात का जो सालाना खर्चा है जी, उसमें 12 से 14 हजार करोड़ की वृद्धि हो जाती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था फिर भी स्ट्रांग है, बल्कि जितनी जो बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें मेरे ख्याल से सबसे तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो हम तो शायद फिर भी इस नुकसान को कुछ दिन के लिए उठा सकते हैं, लेकिन और मुल्कों में शायद इसका प्रभाव और ज्यादा पड़े, और ये देखना होगा कि अगर ऐसी स्थिति खड़ी हुई सामने वो कब तक चलेगी। एम्बेसडर श्रीवास्तव, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ये अमेरिका बहुत वक्त से सोचता आ रहा था कि इजराइल के साथ इस युद्ध में वो साथ देगा? अब अचानक से हम देखते हैं कि बिना किसी खबर, बिना किसी पहली रिपोर्ट के अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। क्या ये बहुत वक्त से प्लानिंग चल रही थी, और किस तरीके से अमेरिका ने इस पूरी प्लानिंग है इसको एग्जीक्यूट किया, और इसके क्या मायने हैं अमेरिका के रशिया और चाइना के साथ रिश्तों से? देखिए, अमेरिका ने जो भी किया है इसकी प्लानिंग तो काफी पहले से चल रही होगी। निर्णय हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिर क्षण पे लिया हो जैसा वो कह रहे हैं जी, लेकिन निर्णय के पहले ये जो सैनिक सामग्री है, हवाई जहाज हैं, बेसेस हैं, ये सब तैयार करनी पड़ती हैं, और ये काम काफी पहले से चल रहा था। जी, आपको शायद याद होगा कि करीब आज से 3 या 4 महीने पहले ये खबर आई कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स दायगो गार्सिया बेस पे लगा दिए हैं। जी हाँ, तो ये उस समय हो सकता है कि सिर्फ ईरान पे दबाव डालने के लिए ये कोशिश की जा रही होगी, लेकिन किसी वक्त पे ये जो कंटिजेंसी प्लानिंग थी, जो एक प्लानिंग की स्टेज से गुजर के ये निर्णय के स्टेज पे आ गई, और ये निर्णय ट्रम्प साहब ने, राष्ट्रपति ट्रम्प ने, उनका कहना था मैं 15 दिन का वक्त और दूंगा, और उस 15 दिन की अवधि के पहले ही अमेरिका ने आक्रमण कर दिया। तो ये नहीं था कि आखिर क्षण पे ही उन्होंने निर्णय किया है, उन्होंने निर्णय किया था, मगर वो शायद ये नहीं प्रकट करना चाहते थे कि ये कब आक्रमण होगा। वो सरप्राइज रखना चाहते थे, जैसा उन्होंने खुद अपने बयान में इस स्ट्राइक के बाद कहा है। जी हाँ, तो अब जहां तक पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हैं, अभी जो आसिम मुनीर की वॉशिंगटन यात्रा हुई है और राष्ट्रपति ट्रम्प से मुलाकात हुई है, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य जरूर है। इसको सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। उनके लिए हायर प्रायोरिटी जो है वो मिडिल ईस्ट है, जहाँ पे उनका बड़े व्यापक पैमाने पे उनकी निवेश और निर्यात होता है। और मुनीर को इस तरह से राष्ट्रपति से भेंट देने का अवसर, इसका सिर्फ एक यही कारण हो सकता है कि अमेरिकन कम से कम 1 महीना पहले से ईरान पे स्ट्राइक करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और उनको ये पता है कि अगर ईरान के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि आज ये अवस्था आ गई है कि खाड़ी के देश
अरब देश जहाँ पे अमेरिका की बेसेस रही हैं 20 साल से, कतर और बहरीन में, जी हाँ, वो इस युद्ध में पड़ने के लिए नहीं तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा, जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, हार्ड गन रहा है, जी जिसने बिल्कुल पैसा दिया उसके साथ चला गया। बिल्कुल। तो ये सांठगांठ जो है, ये उन्होंने ईरान के खिलाफ की है, और पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्कों के साथ अपनी दोस्ती जाहिर करता रहता है, उसने ईरान की पीठ में छुरा भोंक दिया है। अम्बासडर श्रीवास्तव, मेरा अगला सवाल इसी सिलसिले में है कि किस तरीके से पाकिस्तान ये चाह रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए। आसिम मुनीर की एक विजिट होती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसके तुरंत बाद ईरान पर अमेरिका का हमला हो जाता है। साथ ही साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं रूस और चाइना के साथ, जो पहले से ही जैसे कह सकते हैं पेपर थिन रिलेशंस चल रहे हैं, बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वो रिलेशंस, उनके बारे में अब आप क्या कहते हैं? किस तरीके से ये सिचुएशन इवॉल्व होगी और इस सिचुएशन का भारत पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सुझाव है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया जाए, ये तो बड़ी ही हास्यास्पद बात है। इस पे तो हंसने के सिवाय और कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं है। बिल्कुल ये सही। प्रस्ताव उन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप को खुश रखने के लिए किया है। उनको खुद पता है और राष्ट्रपति ट्रंप को पता है इससे कुछ होना नहीं है। जी हाँ, आपका जो दूसरा सवाल है वो जरूर बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं इसको एक दूसरे पहलू से कहूंगा। जी ये शायद कहना सही नहीं है कि अमेरिका के इनसे, रूस और चीन से संबंध पेपर थिन है। ये हालत तो उससे ज्यादा बदतर है। चीन से तो बड़ा ही मट मिटाव रहा है। अभी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे काफी टैरिफ इम्पोज जी हाँ, किया, उसके बाद उसको थोड़ा कम किया है, मगर ये फ्रिक्शन रहा है और आगे भी चलेगा। इसकी वजह कुछ और है। अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन उसकी बराबरी कर सके, यही एक बेसिक इशू है। और इस वजह से जो भी आज की परिस्थिति, अगर वो बदल भी जाए, ये स्पर्धा उनके बीच में मनमुटाव बनाए रखेगी। रूस के साथ अमेरिका के संबंध में थोड़े सुधार होने की संभावना थी और शायद रहेगी भी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्थिति पे ये कहा कि रूस का जो यूक्रेन का युद्ध है उसमें उन्होंने रूस की भूमिका को सपोर्ट किया। ये एक मेरे मत में एक सही बात उन्होंने कही, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई और युद्ध विराम नहीं हुआ, ये युद्ध चलता रहा। अब इन दोनों चीजों का अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा, पहले तो साहब ये समझना चाहिए। अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य पूर्व में हस्तक्षेप करके, खासतौर से ईरान पे अटैक करके, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ईरान ने तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे प्रतिबंध स्वीकार कर लिए थे 2015-16 में, और ईरान ने उस समझौते का पूरा पालन किया। उस समझौते से तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को निकाल दिया 2018 में। और इस बार भी ईरान तैयार था कि जो पहले समझौते में बात हुई थी कि 3.67% तक उनको एनरिचमेंट का राइट एनपीटी में है, वो रिटेन करना चाहते हैं। उसके बाद फिर अमेरिका ने गोल पोस्ट बदल दी 0% एनरिचमेंट। तो ये तो इस लड़ाई से अमेरिका की चीन से सामना करने की क्षमता में बड़ा भारी असर पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में ये ही सबसे बड़ा हास है उनके लिए। और इसका प्रभाव हिंदुस्तान पे भी पड़ेगा, क्योंकि चीन की जहां भी शक्ति बढ़ती है उसका असर उसके जितने निकट के देश हैं उन सब पे पड़ेगा, चाहे वो ताइवान हो या जापान हो या साउथ कोरिया हो या वियतनाम हो या आसियान कंट्रीज हैं, और इंडिया पे तो रहेगा ही। एम्बेसडर श्रीवास्तव, हम उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन जल्दी बेहतर हो और पूरा विश्व प्रगति की ओर आगे बढ़े। इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया में वर्तमान घटनाक्रम और उसके वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में